नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया पर राज करने वाले अमेरिका की बादशाहत खतरे में और एक गहरे संकट में। जिस सुपर पावर के नाम से दुनिया कांपती थी, आज उसका सबसे अजेय युद्धपोत यूएसएस एब्राहम लिंकन समंदर की लहरों पर लाचार भटक रहा है। वजह कोई सीधी जंग नहीं है, बल्कि ईरान का वो अचूक मास्टर स्ट्रोक है जिसने बहरीन में बने अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट बेस को मलबे में तब्दील कर दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि 5000 अमेरिकी नौसैनिक पिछले कई महीनों से समंदर में फंसे हैं। ईरान के खौफ और मिसाइलों के साए में अमेरिका के पास अपने सैनिकों की सुरक्षित वापसी का रास्ता भी नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल यह है, क्या महाशक्ति अमेरिका ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया? देखिए समंदर में अमेरिका की इस बेबसी पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक लाख टन की फौलादी चट्टान, 50 से ज्यादा घातक लड़ाकू विमान और 5000 अमेरिकी सैनिक। समुद्र का वो बेताज बादशाह जिसके एक इशारे पर दुनिया के नक्शे बदल जाया करते थे। लेकिन आज वही सुपर पावर की आन बान शान यूएसएस एब्राहम लिंकन समंदर के सीने पर किसी लाचार तिनके की तरह भटकने को मजबूर है। ईरान के साथ 250 दिन की जंग के बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि न किनारे की जमीन नसीब हो रही है, न उतरने के लिए कोई महफूज बंदरगाह। ईरान के एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक ने पेंटागन की रातों की नींद हराम कर दी, जिसने न सिर्फ अमेरिकी नौसैनिकों की रीढ़ तोड़ दी, बल्कि उसके सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत की वापसी के रास्ते पर भी बारूद बिछा दिया। दरअसल कहानी शुरू होती है 28 फरवरी के उस खौफनाक मोड़ से, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमलों की बौछार की। लेकिन तेहरान ने जो जवाबी पलटवार किया, उसकी कल्पना शायद वॉशिंगटन के बड़े बड़े जनरलों ने भी नहीं की। जंग के पहले ही दिन ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइडल ड्रोन्स का पहला शिकार बना बहरीन में मौजूद अमेरिका का सबसे अहम नौसैनिक अड्डा। बहरीन कोई मामूली मिलिट्री बेस नहीं था। यह पश्चिम एशिया में अमेरिकी नौसेना का वो धड़कता हुआ दिल था, जहां से समंदर में तैनात युद्धपोतों तक खाना, पानी, ईंधन, हथियार और डाक पहुंचा करती थी। लेकिन ईरानी मिसाइलों ने पलक झपकते इस लॉजिस्टिक्स हब को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। नतीजा यह हुआ कि समंदर के बीचों बीच मुस्तैद यूएसएस एब्राहम लिंकन की जीवन रेखा एक झटके में कट गई।
जब बहरीन का बेस जलकर खाक हो गया तो अमेरिकी सेना के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पेंटागन को प्लान बी निकालना पड़ा। अमेरिका ने अपनी सप्लाई लाइन को खिसकाकर हिंद महासागर के द्वीप डियागो गार्सिया पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन जरा दूरी का अंदाजा लगाइए। ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन कर रहे यूएसएस लिंकन से डियागो गार्सिया की दूरी लगभग 3,540 किलोमीटर है। जो रसद और ईंधन पहले चंद घंटों में पहुंचता था, अब उसे हजारों किलोमीटर का लंबा और दुर्गम सफर तय करना होता है। लेकिन ईरान का खौफ यहीं खत्म नहीं होता। 20 मार्च को तेहरान ने दुनिया को फिर चौंका दिया। ईरान ने डियागो गार्सिया की तरफ 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। भले एक मिसाइल समंदर में गिर गई और दूसरी को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन ईरान ने पेंटागन को साफ संदेश दिया कि अमेरिका जहां भी अपनी सप्लाई लाइन खिसकाएगा, वो हमारी मिसाइल की जद में होगा। नौसेना की दुनिया में एक शब्द होता है लिबर्टी पोर्ट, यानी वो सुरक्षित बंदरगाह जहां महीनों तक समंदर की खारी हवाओं और बारूद की गंध से जूझने के बाद सैनिक जमीन पर कदम रखते हैं, अपने परिजनों से बात करते हैं, मानसिक थकान मिटाते हैं। लेकिन यूएसएस अब्राहम लिंकन के 5,000 सैनिकों के लिए लिबर्टी पोर्ट भी महज एक हसीन सपना बनकर रह गया है। बहरीन पूरी तरह तबाह हो चुका है। दूसरा संभावित ठिकाना यूएई का फुजैरा बंदरगाह भी ईरानी मिसाइलों की सीधी रडार पर है। लिंकन के कमांडर्स के सामने धर्म संकट यह है कि अगर अपने 5,000 सैनिकों को आराम देने के लिए जहाज रोकें तो रोकें कहां, और उतारें तो उतारें कहां। लगातार 250 से ज्यादा दिनों तक जमीन का एक टुकड़ा नसीब न हो पाने के चलते जहाजी अमले का मानसिक संतुलन डगमगाने लगा है। दरअसल अमेरिकी नौसेना की पुरानी परंपरा है कि लगातार 45 दिन समंदर में रहने के बाद क्रू के लिए बियर डे की छूट दी जाती है। 9 महीने के संतहीन तैनाती के हिसाब से लिंकन का क्रू 5 बियर डे का हकदार बन चुका है। लेकिन ईरान के खौफ और लगातार मंडराते हमले के बीच खुशियों के एक चंद पल भी उनसे छीन लिए गए। हकीकत यह है कि जिस महाशक्ति के दम पर वॉशिंगटन पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी चलाता था, आज उसका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर का कैदी बनकर रह गया है। ईरान ने बिना सीधे सामने आए सिर्फ रसद का गला घोटकर और नौसैनिकों के ठिकानों को बर्बाद करके यूएसएस अब्राहम लिंकन को फटी हाल में पीछे हटने को मजबूर कर दिया। यह सिर्फ एक युद्धपोत की मजबूरी नहीं है, यह आधुनिक युद्ध नीति का वो नया पन्ना है जहां खरबों डॉलर के सुपर करियर भी सटीक मिसाइल तकनीक के सामने बेबस नजर आते हैं।
अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने इस फौलादी दैत्य को बिना जमीन छुए वापस बुलाने पर मजबूर होगा, या ईरान का यह समंदरी चक्रव्यूह वॉशिंगटन के अहंकार को पूरी तरह चूर चूर कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ उलझना वॉशिंगटन को इतना महंगा पड़ रहा है कि उसे मजबूरी में प्रशांत महासागर से अपना सबसे घातक युद्धपोत वापस बुलाना पड़ा है। अमेरिका के इस एक फैसले ने पूरे एशिया पैसिफिक में सुरक्षा का एक बड़ा वैक्यूम पैदा कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका के ताइवान और जापान जैसे दोस्त खौफ में। लेकिन दूसरी तरफ चीन की तो लॉटरी लग गई। बिना एक भी गोली चलाए ड्रैगन ने समंदर में बाजी मार दी। आखिर कैसे अमेरिकी नेवी की इस बेबसी ने ड्रैगन के लिए पूरा मैदान खोल दिया है, आइए देखते हैं। समंदर का सिकंदर आज अपने ही बुने चक्रव्यूह में फंस गया है। जिस अमेरिका के नाम से समंदर की लहरें भी रास्ता छोड़ देती थीं, आज वही अमेरिका मिडिल ईस्ट की आग में बुरी तरह झुलस रहा है। ईरान से पंगा लेना सुपर पावर को इतना भारी पड़ गया है कि उसे अपना सबसे बड़ा और सबसे घातक ब्रह्मास्त्र पैसिफिक ओशियन से हटाना पड़ गया है। जी हां, करीब 250 दिनों में ईरान ने अमेरिका की ऐसी कमर तोड़ी है कि एशिया में तैनात आखिरी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी अपनी जगह से हटाने को मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के सामने घुटने टेकते हुए अपने महाकाय युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मिडिल ईस्ट भेज दिया है।
इसका सीधा सबसे बड़ा और बम्पर फायदा मिला है ड्रैगन यानी चीन को। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन के हटने से समंदर में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, उससे चीन को खुला मैदान मिल गया है। यानी एक झटके में अमेरिका ने अपने ही दोस्तों को मझधार में छोड़ दिया। ट्रंप के इस फैसले से पैसिफिक से लेकर ताइवान तक मच गई है खलबली। थकान, तनाव और खौफ, इस वक्त अमेरिकी सेना का यही हाल है। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जारी जंग ने पेंटागन के पसीने छुड़ा दिए हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि ताकत को मेंटेन करने के लिए अमेरिका को प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक से अपने सबसे भरोसेमंद और घातक युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को रातों रात हटाना पड़ा है। ये कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं है, बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी है। खबर है कि मिडिल ईस्ट में ये घातक युद्धपोत अब यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। अमेरिका दुनिया के सामने इसे लेवल अप बताकर अपनी पीठ भले ही थपथपा ले, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई डराने वाली है। दरअसल ईरान के साथ जंग में यूएसएस अब्राहम लिंकन की हालत पस्त हो गई है। इस युद्धपोत को इसी साल मई में घर लौटना था, लेकिन ईरान युद्ध के चलते इसकी तैनाती लगातार बढ़ाई गई। इस जहाज ने समंदर में लगातार 250 दिन से ज्यादा का वक्त बिताकर अपने इतिहास में एक नया लेकिन दर्दनाक रिकॉर्ड बना लिया है। नतीजा, महीनों से बिना ब्रेक ड्यूटी कर रहे सैनिकों की मानसिक हालत बिगड़ने लगी है। जहाजों पर खान पान, हथियारों और जरूरी रसद की भारी किल्लत हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिकी संसद में खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने लिंकन युद्धपोत की बदहाली पर जांच की मांग उठा दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का उलझना और एशिया पैसिफिक में चीन की लॉटरी लगना, अमेरिका के इस एक कदम ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक ऐसा सुरक्षा वैक्यूम यानी एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया है जिसके लिए बीजिंग सालों से घात लगाकर बैठा था।
चीन हमेशा ही पश्चिमी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना को अपने रास्ते का कांटा मानता था, खासकर ताइवान पर कब्जे के मिशन में, और अब अमेरिका ने खुद वो कांटा हटा लिया है। इस मामले पर हडसन इंस्टीट्यूट के रक्षा विशेषज्ञ ब्रायन क्लार्क का कहना है कि कहीं कल सुबह उठकर चीन ताइवान पर हमला न कर दे। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि ड्रैगन को दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश करने का एक बेहतरीन और खुला मौका जरूर मिल गया है। खबर है कि ड्रैगन ने इस मौके को भुनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। हाल ही में चीन ने इंडोनेशिया के साथ नेवी ड्रिल की, फिलीपींस के हक वाले साउथ चाइना सी के स्कारबोरो शोल के पास बड़ा युद्धाभ्यास भी कर डाला, और तो और जापान को आंखें दिखाते हुए उसके ओकिनोटोरी द्वीप के पास गोलियां और मिसाइलें दागकर साफ संदेश दे दिया है कि अब इस समंदर का बॉस अमेरिका नहीं बल्कि चीन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी एशिया के खिलाफ एक ऐसी रणनीति तैयार की जिसने नेटो और यूरोपीय यूनियन की चिंता बढ़ा दी। दावा है कि क्रेमलिन अब सीधे युद्ध के बजाय हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए यूरोप की एकता को निशाना बनाना चाहता है, जिसमें प्रोपेगेंडा, साइबर हमले, राजनीतिक ध्रुवीकरण, सामाजिक तनाव भी हो सकते हैं, जिससे पश्चिमी देशों के बीच अविश्वास पैदा किया जा सके। यानी कोशिश यह है कि बिना मिसाइल दागे, बिना सीमा पार किए यूरोप की सामूहिक एकता को अंदर से कमजोर किया जाए। आखिर पुतिन के इस चक्रव्यूह की पीछे की पूरी रणनीति क्या है, चलिए जानते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसी बारूदी बिसात बिछा दी है जिसका मकसद दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन यानी नेटो और यूरोपियन यूनियन को अंदर से खोखला करना है। पुतिन की सेना अब सिर्फ आमने सामने की जंग नहीं लड़ेगी, बल्कि एक ऐसी गुप्त रणनीति तैयार की गई है जो बिना गोली चलाए पश्चिमी देशों की कमर तोड़ कर रख दे। पुतिन का वो सीक्रेट मास्टर प्लान जो नेटो और ईयू में बगावत और फूट के बीज बोने वाला है। इस खुलासे के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा सीक्रेट प्लान लीक हुआ है जिसने नेटो के जनरल्स के माथे पर पसीना ला दिया है। दिसंबर 2025 कड़ाके की ठंड के बीच क्रेमलिन की बंद दीवारों के पीछे एक बेहद गुप्त बैठक हुई। दुनिया को लग रहा था कि रूस सिर्फ यूक्रेन में उलझा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पश्चिमी देशों की धड़कन बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में उन खुफिया अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया जिन्हें पुतिन की इस खौफनाक मीटिंग की भनक लग गई थी।
जानकारी के मुताबिक पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसियों और सेना को टारगेट कर दिया। नेटो और ईयू को अंदर से तोड़ दो। इस महाविनाशकारी योजना के दो अहम हिस्से हैं। पहला, नेटो की एकजुटता और उसकी सामूहिक रक्षा की नीति की अग्नि परीक्षा लेना, और दूसरा, मोल्दोवा नाम के देश में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का ऐसा तूफान लाना जिससे पूरा यूरोप कांप उठे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को डर है कि इसी साल रूस अपने इस खतरनाक मंसूबे को अंजाम देना शुरू कर देगा। अब सवाल ये है कि आखिर मोल्दोवा ही क्यों, 24 लाख की आबादी वाला ये छोटा सा देश पुतिन के इतने बड़े प्लान की धुरी कैसे बन गया? पश्चिमी खुफिया अधिकारियों की माने तो सीधे नेटो से युद्ध किए बिना पूरे यूरोप में तबाही और अस्थिरता फैलाने के लिए मोल्दोवा रूस की सबसे बड़ी और अहम कड़ी है। सच तो ये कि यूक्रेन पर कब्जा अगर पुतिन की पहली प्राथमिकता है, तो मोल्दोवा पर कंट्रोल करना उनकी दूसरी सबसे बड़ी चाहत। दरअसल मोल्दोवा एक तरफ यूक्रेन और दूसरी तरफ नेटो सदस्य रोमानिया के बीच सैंडविच की तरफ फंसा हुआ है। पुतिन का इरादा दक्षिण यूक्रेन को रौंदते हुए अपने कब्जे वाले इलाके से सीधा मोल्दोवा तक एक जमीनी कॉरिडोर बनाने का है। पुतिन के लिए ये काम इसलिए भी आसान है क्योंकि मोल्दोवा के अलगावादी इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी सेना पहले से ही कुंडली मारकर बैठी है। सालों से तैनात रूसी फौजों के बूथ की आहट मोल्दोवा की राजधानी किशिनाव के बेहद करीब तक सुनाई देती है। अगर आपको लग रहा है कि पुतिन सिर्फ भविष्य की रणनीति बना रखे हैं, तो आप गलत है। असल में मोल्दोवा पर पुतिन के खामोश और विध्वंसक प्रहार शुरू हो गए हैं। ये प्रहार मिसाइलों से नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर से किए जा रहे हैं। मार्च के महीने में यूक्रेन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर रूस ने ऐसा अचूक प्रहार किया जिसका सीधा असर मोल्दोवा पर पड़ा। इस हमले के बाद डिनिस्टर नदी में तेल फैल गया, जिससे मोल्दोवा के तीसरे सबसे बड़े शहर की प्यास बुझाने वाली पानी की सप्लाई ठप हो गई। इसके बाद रूस ने पश्चिमी यूक्रेन की हाई वोल्टेज बिजली लाइनों को अपने खतरनाक ड्रोन्स का निशाना बनाया। ये वो लाइनें थी जो मोल्दोवा को रोशन करती थी। एक झटके में पुतिन ने मोल्दोवा की रगों में दौड़ने वाली बिजली काट दी। पुतिन की इस खौफनाक रणनीति को देखकर जर्मनी के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्स्टन ब्रॉयर भी सन्न रह गए। उनका कहना है कि यूरोप की पूर्वी सीमा पर ऐसे हाइब्रिड हमले अब कोई अपवाद नहीं बल्कि रोज की बात बन चुकी है। बुनियादी ढांचे को पंगु बनाकर रूसी सेना युद्ध की घोषणा किए ही तबाही मचा रखा है।
पुतिन का अंतिम और सबसे बड़ा शिकार मोल्दोवा नहीं बल्कि नेटो का वो गुरूर है जो उसे एक रखता है। रूस की इस गुप्त चाल से पूरा यूरोप दहशत में है। पोलैंड और बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्होंने युद्ध स्तर पर अपने बांधों, बिजली घरों और टैक्स और गैस नेटवर्क्स की सुरक्षा बढ़ा दी है। इन देशों को सबसे बड़ा खौफ है कि पुतिन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का आशंका है कि रूस जानबूझकर यूक्रेन में बने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके नेटो देशों के बुनियादी ढांचों पर हमला करवा सकता है। बाल्टिक देशों की खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पुतिन का मकसद सिर्फ इमारतें या पुल तोड़ना नहीं, उनका असली लक्ष्य है नेटो के अंदर राजनीतिक भ्रम का जहर घोलना। जरा सोचिए, अगर हमलावर का पता ही ना चले तो क्या होगा। अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच इसी बात पर भयंकर बहस छिड़ जाएगी कि आखिर हमले के पीछे कौन है और क्या ऐसे अज्ञात हमले के बाद के खिलाफ नेटो को सामूहिक रूप से पलटवार करना चाहिए। यही पुतिन का असली मास्टर स्ट्रोक है। वो नेटो से सीधी जंग लड़े बिना उनके बीच मतभेद और अविश्वास की ऐसी खाई खोदना चाहते हैं जिससे नेटो ताश के पत्तों की तरह खुद ब खुद ढह जाए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ। जल्द लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।